नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दीपिका चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक नया हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सेट लेकर के आया हूं। इस प्रैक्टिस पेपर सेट को पूरा देखिएगा। मैं पूरा इसलिए कह रहा हूं कि पूरा तो आपको हर एक प्रैक्टिस पेपर सेट देखना चाहिए। कभी कभी आप होता है कि आप 2 मिनट 1 मिनट देख करके बंद कर देते हैं, तो पूरा देखिए। पूरा देखने के पीछे एक कारण और बताता हूं कि मैंने पिछले कई वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को संग्रहित करके एक प्रैक्टिस पेपर सेट बनाया है। मैं अब ऐसी कोशिश कर रहा हूं। तो आज वह प्रैक्टिस पेपर सेट है जो कई सालों की परीक्षाओं में पूछा गया है, खास करके सी टेट में, यूपी टेट में, इन सब परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को मैं आपके सामने लाया हूं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? देखिए, कंठ तालु दोनों पूछा जा रहा है। उच्चारण स्थान तो ह जानते हैं आप, कंठ होता है। छ जो है च वर्ग का अक्षर है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। और ओ जो है इसका स्थान कंठोष्ठ है। और ये जो है अ और ई के मेल से बनता है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो कंठ और तालु से बनने वाला जो अक्षर है वो ये है और इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ठीक है, अ और ई के संयोग से बनता है, तो कंठ तालु डी विकल्प सही होगा। दूसरा देख लीजिए, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये व का उच्चारण स्थान है, ये दंतोष्ठ होता है। सी विकल्प सही है, इसको आपको बाहर करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? मैंने कई बार बताया है कि हिंदी वर्णमाला में जो अंग और अ हैं, शायद आप भी सही सोच रहे हैं, अयोग अवाह कहते हैं इनको। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। ये दोनों न तो स्वर में आते हैं, न तो व्यंजन में आते हैं। इनका एक अलग घर है, इसको कहा जाता है अयोग अवाह। आगे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। पहले जान जाइए कि महाप्राण कौन कौन सी होती हैं। जो हर एक ये होता है आपका, क्या कहते हैं, व्यंजन का जो दूसरा और चौथा लेटर है वर्गों का, दूसरा और कौन सा लेटर? चौथा लेटर। ठीक है, ये दोनों होते हैं महाप्राण। और पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण होता है। व्यंजनों का जो वर्ग है क च ट त प, उसमें ये दूसरे चौथे महाप्राण होते हैं। अब देख लीजिए कौन कौन सा दूसरा चौथा है और कौन सा दूसरा चौथा नहीं है। जो नहीं होगा वो अल्प प्राण होगा। ये देखिए दूसरा लेटर होता है, तो ये तो नहीं होगा। यहां महाप्राण पूछा गया है कि जो महाप्राण नहीं है वो ढूंढना है हमें। ये भी महाप्राण है क्योंकि ये चौथा लेटर है। अब ये देखिए झ, ये भी चौथा लेटर आता है, च छ ज झ, तो ये भी महाप्राण है। जो महाप्राण नहीं है वो ये है, क्योंकि च छ ज तीसरा लेटर ये आता है और पहला, तीसरा और पांचवा ये जो लेटर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। तो महाप्राण नहीं है, आप ज पे टिक मार्क करेंगे, सी विकल्प। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श भी पूछा गया है और संघर्षी भी पूछा गया है। ऐसे में जो वर्णमाला का च वर्ग है, च छ ज झ और ञ, ये स्पर्श व्यंजन तो है ही है। स्पर्श व्यंजन जो है वो क से स्टार्ट होता है और म तक है। और च वर्ग जो उसमें है वो स्पर्श व्यंजन भी कहलाता है और साथ ही साथ संघर्षी भी कहलाता है, ये पूरा च वर्ग। तो इसमें जो ज है ये क्या हो जाएगा? स्पर्श संघर्षी हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में मित्रों मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। यहां आप कहां से देखेंगे? क से लेकर के ह तक। इसमें जो उच्छिष्ट व्यंजन हैं, अड़ और अढ़, इनकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। क से लेकर के ह तक 25 तो आपके क से म तक स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद य र ल व 4 अंतस्थ हैं और 4 जो है ऊष्म हैं। 25 4 29 और 31 3 33, ये 33 जो लेटर हैं ये आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या 33 है। आगे देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन, उच्चारण का संधि विच्छेद है। उच्चारण का संधि विच्छेद, पहली बात, उच्चारण शब्द का जो संधि विच्छेद होगा तो यह व्यंजन संधि के नियम के हिसाब से होगा और यह होगा सी विकल्प, उत और प्लस चारण। जब ये पहले लेटर के बाद त के बाद, यानी किसी भी वर्ग का पहला लेटर उसके बाद च आता है, तो ऐसी यानी उसके बाद अगर च आता है तो ये त भी जो है च में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उच्च और ये चारण हो जाता है।
उत और चारण, तो ये सी विकल्प सही होगा। आठवां देख लीजिए, चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। चक्रपाणी का विग्रह जो होता है मित्रों वो होता है, चक्र है हाथ में जिसके, पाणी का मतलब होता है हाथ, चक्र है पाणी में जिसके यानी हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण। तो ये दोनों जो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, चक्र और पाणी, ये दोनों पद मिलकर के एक तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं और वह पद है श्री कृष्ण या विष्णु। तो चक्र है पाणी में जिसके अर्थात कृष्ण या विष्णु, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, सी विकल्प। 9वां प्रश्न देख लेते हैं, पवन का संधि विच्छेद है। मित्रों पवन का संधि विच्छेद है पो प्लस अन, और यह हो जाता है अयादि संधि के नियम के अनुसार। अयादि स्वर संधि का एक प्रकार है। 10वां देख लेते हैं, 10वां प्रश्न, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। उच्छ्वास क्या होता है, उत और श्वास। अब ये क्या है, अगर किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद स का प्रयोग होता है तो ये जो श है वो छ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और यही कारण है कि आधा श है और यहाँ ये छ भी आधा लिखा गया है। ये त जो है वो च में परिवर्तित हो जाता है और ये त च में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ जो श रहेगा वो छ में परिवर्तित हो जाएगा। व्यंजन संधि का ये नियम है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा उत और श्वास। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, गौर करिए, यहां पूछा जा रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद में अप है, पराजय में पर है, परा है और प्रभाव में प्र है, ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है, डी विकल्प सही होगा। मिठास, अगला शब्द, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग है। मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग है, तो प्रत्यय अब हम देखेंगे कि बाद में क्या जुड़ा है। तो मिठास में मीठा नहीं जुड़ा है, ठास नहीं है, बल्कि क्या है, आस जुड़ा हुआ है, ठीक है। मीठा में आस जुड़ा है तो मिठास बना है, ये है हो गया प्रत्यय, सी विकल्प सही है। 13वां प्रश्न देख लेते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा होगी। रेखांकित शब्द है बुढ़ापा, इसकी संज्ञा क्या होगी, यानी कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है। अब देखिए बुढ़ापा जो है, अगर बूढ़ा लिखा जाता तो जातिवाचक होगा, यानी किसी भी बूढ़े व्यक्ति को हम बूढ़ा कह सकते हैं। अब लेकिन लिखा गया है बुढ़ापा तो ये जातिवाचक नहीं होगा, ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि बुढ़ापा किसी विशेष व्यक्ति का नाम तो नहीं है इस हिसाब से, और यह समूहवाचक भी नहीं होगा, यहाँ किसी समूह का भी बोध नहीं हो रहा है, बल्कि ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे एक अवस्था, उम्र की एक स्टेज का पता चल रहा है। ये स्टेज का नाम है, एक अवस्था का नाम है बुढ़ापा। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। अब आप जानते हैं कि राज्यपाल, अगर उस राज्यपाल का नाम लिया जाता तब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, तो राज्यपाल एक पद है, यानी वो पूरी जाति को का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हम कुछ और भी प्रश्न देखेंगे। 15वां प्रश्न देखेंगे, यहाँ लिखा गया है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। तो देख लीजिए, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह कौन सा सर्वनाम होगा। वह, यहाँ पर जो वह का प्रयोग किया गया है, यहाँ हम किसी के बारे में, यानी किसी, जब वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात करते हैं, अगर उसके लिए वह का प्रयोग किया गया है तब तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ वह जो है किसी लड़के की तरफ इशारा करके बोला जा रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यह वह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चितता का तो बोध हो नहीं रहा है वह से, यहाँ वह कोई संबंध भी नहीं बता रहा है, वह कोई अपने लिए प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। अगर लिखा जाता स्वयं, अपने आप, तो ये शब्द जो होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। संबंधवाचक में जिसका, उसका, जो, वो इत्यादि शब्द आते हैं, लेकिन वो भी कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा, ए विकल्प सही है। 16वां प्रश्न देख लेते हैं, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। जो कोई है, जैसे किसी ने दरवाजा नॉक किया, हम पूछते हैं भाई कौन है, ठीक है, या माँ कहती है घर के अंदर से कि कोई आया है, तो कोई किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके बारे में, जिसका नाम हमें मालूम नहीं है, जो अनिश्चितता की कंडीशन में है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा कोई, ठीक है।
निश्चयवाचक हो नहीं सकता कि किसी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, कोई संबंध नहीं बता रहा है, या और ना तो इसमें कोई निजता का बोध हो रहा है। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्रविशेषण वह होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए, तो इसमें विशेषण शब्द क्या है? मधुर। ठीक है, वह मधुर गाता है, तो मधुर जो शब्द है वह की विशेषता बता रहा है, और जो ये बहुत है, ठीक है, वह बहुत शब्द मधुर की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत शब्द जो हो जाएगा वो प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां बी विकल्प सही होगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया हम देखेंगे, यहां लिखा गया है पानी बरस रहा है। दूसरा है मैं गेहूं पिसवाता हूं, तो पिसवाने की क्रिया का असर गेहूं पर जा रहा है, तो गेहूं कर्म है, यानी पिसवाना क्रिया कर्म के साथ आया तो ये सकर्मक हो गई, बी विकल्प गया। श्याम निबंध लिखता है, यहां लिखने की क्रिया का असर निबंध पर पड़ रहा है, ये कर्म है, यानी यह भी क्रिया कर्म के साथ आई है, सकर्मक है। राम मोहन को रुला रहा है यानी किसको रुला रहा है? मोहन को, ये कर्म है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गई, क्रिया कर्म के साथ आई है। लेकिन यहां देखिए पानी बरस रहा है, बरसने का असर किसी पर नहीं जा रहा है, तो ये जो क्रिया है बिना कर्म के आई है, तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी, ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देख लेते हैं, फूल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द इसमें से है विकल्पों में से जो फूल का पर्यायवाची नहीं है? सुमन का मतलब फूल होता है, पुष्प का मतलब फूल होता है, कुसुम का मतलब फूल होता है, लेकिन तनुजा जो होता है इसका मतलब होता है पुत्री। ठीक है, तनया का मतलब भी पुत्री होता है, तो ये जो विकल्प है वो फूल की पर्यायवाची नहीं है। आगे देख लेते हैं 20वां प्रश्न, ऋजु का विलोम है, ऋजु का मतलब होता है सीधा। ठीक है, तो सीधा और सरल तो इसका मतलब हो गया, इसका अर्थ हो गया, ये दोनों तो नहीं है, इसका उल्टा ढूंढना हमें, त्रिकोण हो नहीं सकता, सीधा का विलोम त्रिकोण नहीं होता है, सीधा का उल्टा होता है टेढ़ा यानी वक्र। ठीक है, तो ऋजु क्योंकि ये तत्सम शब्द है इसलिए तत्सम शब्द में ही इसका विलोम लिखा जाएगा, तो वक्र जो है वो सही है। 21वां प्रश्न देख लेते हैं, जैसा काम वैसा दाम में जैसा शब्द है, आप फटाक से बोलेंगे सर्वनाम, फटाक से सर्वनाम बोलेंगे, आपको लगेगा यहाँ जैसा वैसा। अगर पूछा जाता है कि जैसा वैसा क्या है, तब तो बात समझ में आती कि एक दूसरे से संबंध बता रहा है, सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि एक दूसरे से संबंध है। लेकिन खाली अगर जैसा पूछा जा रहा है कि जैसा शब्द क्या है, तो देखिए जैसा जो है वो काम की विशेषता बता रहा है, कैसा काम जैसा काम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक होता है, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलतियां कर देते हैं, सर्वनाम पे टिक मार्क कर देते हैं। आगे आ जाइए 22वां, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, मेरी रस वाली वीडियो में जाइए, मैंने बहुत डिटेल में रस का पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरा पढ़िए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। रस तो पूरी जिंदगी में नहीं भूलेगा, मैंने ऐसा ट्रिक बताया है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। ठीक है, सी विकल्प सही होगा। खान पान में कौन सा समास है? खान पान जो ये शब्द है, ये देख लीजिए, ये दोनों स्वतंत्र पद हैं, पूर्व पद भी स्वतंत्र है और उत्तर पद यानी बाद वाला पद और पहला पद दोनों जो है स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, न इसमें कोई एक प्रधान है। ठीक है, दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, दोनों अपना स्वतंत्र वजूद रखते हैं। तो खान और पान जो है इसका विग्रह करेंगे तो होगा खान और पान, और बीच में योजक चिन्ह भी आ रहा है, इस योजक चिन्ह को हटा के और लगाया जाता है, और यह जो है द्वंद्व समास का जो है उदाहरण बोला जाएगा। आगे आ जाइए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस की जब कविताएं हम पढ़ते हैं, चाहे जैसे झांसी की रानी के बारे में हम पढ़ते थे, बुंदे लेहर बोलों के, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता थी, बुंदे लेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी। तो यही सब कविताएं पढ़ करके हमारे अंदर जोश आता है, उत्साह आता है। ठीक है, ऐसे ही रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। तो ऐसी कविताएं जो वीर रस में लिखी जाती हैं, जो उत्साह भर देती हैं मन में, तो मन के अंदर जो एक स्थायी भाव के तौर पर पड़ा है, ठीक है, उत्साह उमंग, वो बढ़ जाती है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ये ट्रिक बताया मैंने।
25वां क्या है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। अगर लिखा जाता मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ठीक है, तो पुस्तक कर्म है, ठीक है। यहां मैंने एक वाक्य लिखा, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग समझ लीजिएगा, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। यहां पढ़ने का असर किस पर जा रहा है, पुस्तक पर। पुस्तक क्या है, कर्म। अगर यही पुस्तक को कर्ता बना दिया जाए और लिखा जाए पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, द्वारा पढ़ी जाती है, तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कर्म को जो है कर्ता बना दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, इस कर्म के अनुसार क्रिया लिखी जाती है, ठीक है। तो क्रिया जब कर्म के अनुसार लिखी जाएगी तो उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे, कर्तृवाच्य नहीं कहेंगे। तो मैं समझता हूं मित्रों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज बंद करते करते इसे लाइक कर दीजिए, मेरा अनुरोध है आपसे, और कमेंट जरूर लिखिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और ऐसे तमाम सारे प्रैक्टिस पेपर सेट मैं आपको लाता रहूं। हाँ, एक बात और रिवाइज करा देना चाहता हूं कि हर बुधवार और शनिवार को सोशल साइंस यानी कि इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, या हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो आपको हर बुधवार और शनिवार को देखने को मिलेगी। इस बार शनिवार को मैं डाल नहीं पाया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि करंट अफेयर्स खास करके मंथ वाइज डालूं, उसके लिए भी वर्क चल रहा है। मेरी टीम अभी मेरे पास कुछ नहीं है, अकेला बंदा हूं, सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।